नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे ख़ास शो नौजवान हिंदुस्तान में। जी हाँ नाजरीन, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जिसे यंग इंडिया भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आलमी नक्शे पर ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा नौजवान है। सिर्फ तादाद में ही नहीं बल्कि हुनरमंदी की बात की जाए तो भी आज पूरी दुनिया हिंदुस्तानी नौजवानों के टैलेंट का लोहा मान रही है। दुनिया की नामवर कंपनियों और दीगर शोबों में आज हिंदुस्तानी टैलेंट अपना लोहा मनवा रहा है। आज हम कई करियर्स के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि किस तरह से तालिबे इल्म को सही गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए जिससे कि वो दुनिया में हमारा नाम और रोशन कर सकें। हम में से कौन होगा जिसने ये सपना नहीं देखा होगा कि हम एक्टिंग करें। जी हाँ, आप जब इस शो को देख रहे हैं तो मैं आपकी ज़िंदगी की बात करता हूँ, और जो आपके बच्चे हैं या जो नौजवान अभी देख रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं एक सपना छिपा होता है कि हम एक्टर बने। एक्टिंग की शुरुआत होती है रंगमंच से। रंगमंच में भी प्रॉपर गाइडेंस की उतनी ही ज़रूरत है जैसी किसी दूसरे करियर में होती है, और मुझे लगता है यहाँ पर शायद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखनी है, आपको शोहरत को पचाना या शोहरत के पीछे भागते हुए कभी थक जाएं तो उस थकान को कैसे दूर करना जैसी बहुत सी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ये बातें वही सिखा सकते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए झोंक दी हो। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं दो ऐसी शख्सियतों के साथ बैठा हुआ हूँ जिन्होंने रंगमंच को अपना पूरा जीवन दिया और रंगमंच की बारीकियों को समझते हैं। आज उनका गाइडेंस कई तालिबे इल्म को मिलेगा, न सिर्फ उन लोगों को जो यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, बल्कि वो लोग भी जो इस वक्त टेलीविज़न के ज़रिए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा नामवर थिएटर हिदायतकार और अदाकार सईद आलम साहब का। आलम साहब, बहुत स्वागत है आपका। और थिएटर और हिंदी फिल्मों की नामवर शख्सियत मुश्ताक काक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काक साहब को आपने थिएटर की दुनिया में तो काफ़ी जाना ही है, और फिल्में जैसे हाईजैक, रॉ, विश्वरूपम जैसी फिल्मों में भी आपने उन्हें देखा, और ऐसी फिल्मों की लंबी फहरिस्त है। मेरे साथ तालिबे इल्म भी मौजूद हैं जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। मुश्ताक काक साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा, हम में से कौन होता है जिसने थिएटर या एक्टिंग की बात की जाए, एक्टर बनना चाहते हैं। वो रंगमंच और थिएटर ये सब तो बाद में समझ में आता है, जब थोड़ा धक्का खाते हैं, जब थोड़ा संघर्ष किया जाता है। लेकिन ये एक्टिंग क्या हिंदुस्तान में ही, या आप इन जनरल देखते हैं कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक्टर बनने की ख्वाहिश बनी हुई है? ये है क्या, ये इंस्टिंक्ट क्या है? बाकौल शेक्सपियर के दुनिया एक स्टेज है और हम सब इसके कलाकार हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ड्रामा ही कर रहे होते हैं। आप स्टूडियो में बैठ के भी हम ड्रामा ही कर रहे हैं। आप बतौर एंकर, ये बतौर स्टूडेंट, हम दो बतौर एक्सपर्ट्स। तो ये ड्रामा ही है। लेकिन आप जो कहते हैं कोई अंदर से कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ क्या होता है, वो एक मुश्किल चीज़ है। टेलीविज़न देखने के बाद, पहले फिल्म का दौर था, तो फिल्में देखने के बाद ये होता है कि मैं एक्टर बनूंगा। उस दौर में ये था कि बस बेल बॉटम जैसी वो पैंट डाली, ये कॉलर डाल लिया, ये डाल, हाँ, लंबे लंबे बाल रखे, तो बस वो एक्टर है। तो गली के उस जाना, चौराहे पे खड़े होना, बालों के दो झटके देने, बालों के, वो एक दौर था। वो फिल्मों के में जाने का एक दौर बनता था, एक जरिया बनता था भाई। तो जब कोई बूढ़े बुजुर्ग देखते थे कि जा ना फिल्मों में काम कर, जा हीरो बन जा, तू तो हीरो है यार, तू क्या, एक वो है। थोड़ा सा गांव या देहात में चले जाएं तो वहाँ कहा जाता था कि यार ये क्या कर रहा है तेरा बच्चा, भांड है क्या, भांड मरासी हो गया, मरासी है क्या? तो इस तरीके के बोले जाते थे शब्द जी। तो लगता था अपने आप में। फिर एक ये दौर निकला, फिर और एक दौर टेलीविज़न आया। जब टेलीविज़न के ऊपर सीरियल आए तो एक पीढ़ी, एक स्टेप आसान हो गया कि 70 mm की स्क्रीन से अब हम छोटी स्क्रीन पे आ गए। तो वहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद जागी कि यार यहाँ हम जा सकते हैं। ये है
तो उस तरफ लोगों की एक दौड़ शुरू हुई। जब टेलीविज़न की एक दौड़ शुरू होने लगी तो उसी दौरान बीच में ये बातें उभरने लगी कि यार जो थिएटर करके आएगा वो ज़रा अच्छा एक्टर हो, मंझा हुआ होगा। हाँ, वो थोड़ी सी टेक्निक से वाकिफ़ होगा, एक्टिंग से वाकिफ़ होगा। तो ये छोटी सी चीज़ तब ऐड हुई, एक्टर बनने का जो एक ख्वाब जो देखने लगे लोग, ये वहाँ से शुरू होता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखते हैं करियर में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हैं, या एमबीए, मार्केटिंग, ये सारी चीज़। जब हम बात करते हैं एक्टिंग की, तो जैसा काग साहब ने कहा, ये बहुत अहम है कि महसूस करना कि हम तो हीरो हैं, हमारा दिखना विखना, हम किसी को कॉपी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन जब सीरियसली आप करियर बनाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या थिएटर एक स्टेपिंग स्टोन है, एक शुरुआती, एक ऐसा मौका है जहां से आप सचमुच बहुत गंभीर हो सकते हैं इस मामले को लेकर कि हाँ, अब आप एक्टिंग को अपना करियर बनाने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ख़ासी हद तक बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसी मिसालें मौजूद हैं, बहुत सारी, कि साहब आपने टिकट कटाया और बॉम्बे में उतरे और एक्टर बन गए, और बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। बड़ी गलत बातें हैं ये। 1000 में से किसी एक के साथ ऐसा होता है और उसका किस्सा मशहूर हो जाता है। उमूमन आपको स्टेज पे, और स्टेज से मेरी मुराद ये नहीं कि आप बहुत प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट हों, वो शुरुआत आप स्कूल से हो जाती है, कॉलेज से हो जाती है। कॉलेज और स्कूल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको देते हैं थिएटर करने का। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपने थिएटर में कुछ तजर्बा हासिल कर लिया है और आप एक्टिंग की शुद्ध रखते हैं, और जो उस नतीजे में हुआ था कि आपने कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था या स्कूल और कॉलेज के स्टेज पे ड्रामा किया था, तो एक्टिंग में करियर बनाने में ये ख़ासा मददगार साबित होगा। ये वरना अगर आपके अंदर वो सलाहियतें हैं और आप सीधे बॉम्बे चले जाते हैं या कैमरे के सामने आ जाते हैं, तो भी वो सलाहियतें उजागर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये ट्रेनिंग पहले से हासिल करके गए हैं और ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आपको एडेप्टेबिलिटी भी आती हो, यानी आप फिर वहाँ की जो ज़रूरियात हैं उनसे अपने आप को हम-आहंग कर सकें, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मददगार साबित होती है। मेरा अपना ये मानना है। जैसे मिसाल के तौर पे भाई, आप आईएएस ऑफिसर तो ये पढ़ के बनते हैं कि सबसे गहरी नदी कौन है, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है। लेकिन जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको उस वक्त वहाँ की जो ऑफिस की जो ज़रूरियात हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरियात हैं, उनके बारे में भी कुछ जानना पड़ता है और कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग। बहुत अहम बात आपने कही है। और मुश्ताक काग साहब, जब आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असेस किया जाता है तो वहाँ आपकी मेंटल टफनेस को देखा जाता है। ये नहीं कि आपको कितनी चीज़ों की जानकारी है और उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जिसमें आप जाने वाले हैं, बल्कि आप कितने तैयार हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए। क्या रंगमंच में भी बच्चे इसी तरह से आते हैं या लेने की कोई प्रक्रिया है, या फिर सबको लगता है कि हम सब एक्टर बन सकते हैं और उस टफनेस को हम कैरी नहीं कर रहे हैं? उस चीज़ को अब मेरा अपना जो एक तजर्बा दिल्ली में रहा, श्री राम सेंटर में जब मैं बतौर डायरेक्टर रहा हूँ, तो एक टेस्ट होता था, रिटर्न टेस्ट होता था, उसके बाद एक क्या उसको बोलते हैं हम, वाइवा करते थे, जनरल नॉलेज में होता था। आज की डेट में मैं हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में आईआईटी में थिएटर बाकायदा दौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, और मैं जब उन बच्चों के बीच में गया क्लास करने, तो आपकी वही बात है कि आईएएस की वो तैयारी हो, ये नदी कौन सी बड़ी है, पहाड़ कौन सा छोटा है। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ से हो? सर मैं कर्नाटका से हूँ। तुम कहाँ से हो? पंजाब से। भैया तुम्हारा पंजाब का फोक डांस कौन सा है? पता ही नहीं है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा तुम लोगों को आईआईटी की तैयारी का तुम्हारा फोकस वही रखा हुआ था, वो कॉलेज से घर और घर से कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर से फिर घर, क्योंकि वही टारगेट था। लेकिन जब आप आईआईटी पास आउट हो जाएंगे तो आपको थिएटर बहुत काम देगा। तो वो काम किस तरीके से देगा? आपकी लेबर है जिससे आपने काम लेना है, तो उस लेबर की जो ज़मीनी बातें हैं, उसके प्रांत की, अब भाई तुम कहाँ से हो? सर हम बिहार से हैं।
तो बिहार की अगर तुम्हें उसको 2-4 चीज़ें पता होंगी और जब तुम उससे बिहार वाली बात थोड़ी सी शेयर करेंगे तो वो लेबर वाला आपके और नज़दीक आ जाएगा। तो तब भैया तुम्हें ये थिएटर वाली एक्टिंग ही अप्लाई करनी है, प्रॉक्सिमिटी वहाँ। नंबर 1। नंबर 2, अब थिएटर का जो कैरियर है ना, ये वो वाला कैरियर नहीं रहा भांड वाला। अब तो बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट खुल गए हैं, आप थिएटर में मास्टर कर रहे हैं, बाकायदा तौर पे आप क्या उसको कहते हैं ये मेरा ख्याल है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी एनसीईआरटी में स्कूल और कॉलेजेस में थिएटर का हिस्सा बन गया है और वहाँ पे जाते हैं। मतलब आप यूनिवर्सिटी में पढ़िए, बाकायदा तौर पे आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कीजिए, आपके लिए वेन्यूज़ खुले हैं। आप यही कहना चाहते हैं, आप पढ़ लीजिए ना जी, बीए करने के बाद आप मास्टर कर लीजिए इसमें, परफॉर्मिंग आर्ट में, ड्रामे में आप परफॉर्मिंग आर्ट में मास्टर कर लीजिए, तो आपके पास एक ठप्पा तो लग गया ना कि आपने एमए की है। कहीं कोई पोस्टें खाली हो जाती हैं, इतनी पोस्टें निकलती हैं, फॉर एग्जांपल दूरदर्शन की पोस्टें, तो वहाँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखी होती है, तो वहाँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में मुश्ताक का बेशक इतना सीनियर है, इतना एक्सपीरियंस है, मुझे वो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी जितनी वो एमए किए हुए बच्चे को। तो इसलिए थिएटर को खाली अब वो उन चीज़ों पे, इसमें आओ थिएटर में, आप थिएटर करो, लेकिन थिएटर करने से पहले अपने आप से सवाल पहले पूछ लो कि मैं थिएटर करने क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ। जब आप इन सवालों को खुद ही जवाब दे देंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन आपके नज़दीक नहीं आएगी, क्योंकि आप क्लियर हैं। नहीं, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू भी है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, एक दो लोगों से मैं, क्योंकि यहाँ इन्वॉल्वमेंट हम सवाल में बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो मुश्ताक साहब ने बात कही, आप थिएटर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी रंगरूटों को भी मैं देख रहा हूँ और मैं उन लोगों को भी देख रहा हूँ जो सेनापति की भूमिका में आ गए। आप थिएटर क्यों करना चाहते हैं? एक एक लाइन में आप सब मुझे थोड़ा सा कुछ लोग बताएं। मेरा वैसे मेन फोकस फिल्म्स में, मैं फिल्म मेकिंग करना चाहता हूँ। और बताएं मुझे। मेरा फोकस भी फिल्म मेकिंग में ही है, बट अभी जो पहली चीज दिमाग में आए वो बोलते जाइए। ठीक है, बढ़िया। थिएटर सर इसलिए क्योंकि मतलब मैं सोचता हूँ कि थिएटर से कहीं पहुँचना नहीं है, क्योंकि जो थिएटर का एनवायरनमेंट है, जो माहौल थिएटर को ही आप एंजॉय क्योंकि थिएटर इंसान एक अच्छा सर, थिएटर मुझे एक मेरी जाती जिंदगी को सुधार देता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और दूसरी चीज़ों को आप देखते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ इससे, मतलब कि क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ये जीने का ढंग सिखाता है। वो इस और मुझे लगता है आप लोग भी इन चीज़ों से इत्तेफाक रखते होंगे, या तो फिल्म है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या जीने का तरीका या ज़ाती तौर पर मुझे खुशी देता है। ऐसे फिल्मों में जाना, मैं आप दोनों से ये सवाल पूछता हूँ, फिल्मों में जाना, पर्सनैलिटी डेवलप करना मुझे अच्छा लगता है, क्या यही कारण थिएटर के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं? मेरा ख्याल है 2 किस्म के नौजवान इसमें आते हैं। एक तो वो जो वाकई अपना कुछ टारगेट रखते हैं, कभी कभी इत्तेफाकन वो नौजवान भी आ जाता है जिसको लगता है कि साहब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें दाखिला बहुत आसान है, और फिर वो इस किस्म के जवाबात जहन में रखता है, साहब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, और हाँ, आप यू हैव टू जस्टिफाई। मेरा मानना ये है कि आप इस वजह से थिएटर में ना आएँ कि इसमें दाखिला बहुत आसान है। आप किसी ग्रुप में गए और आपने वहाँ रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि ठीक है साहब आइए, और कभी कभी आपकी शक्ल सूरत जिस्म देखते हुए और आपकी ज़बान लबो लहजा देखते हुए उसने उसी किस्म का कोई रोल भी आपको दे दिया, और फिर आप ताउम्र इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। या थिएटर में एक और नुकसान है कि बहुत ज़्यादा रिहर्सल के बाद आप परफॉर्म करते हैं तो भी अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, लोग भी आपको देखने के लिए तैयार रहते हैं। इस जहनियत के साथ थिएटर में तब तक ना आइए जब आपको इसे अपना करियर बनाना है। अगर आपका ये शौक़ है, वैसे ही शौक़ है जैसा शाम को फुटबॉल खेलना है, या शाम को रात को आइसक्रीम खाना है, या चहलकदमी करना है, या जॉगिंग करना है, बहुत अच्छी चीज़ है थिएटर। ये शौक़ बजाय इसके कि आप सिगरेट बीड़ी और जैसा आप कह रहे थे कि चौराहे पे खड़े रहें और बाल झटकें, और उससे तो अच्छा है कि आप कहीं बैठे हैं, रिहर्सल हो, ढंग की बातें होंगी, कुछ कायदे की स्क्रिप्ट्स होंगी, या तो आपका ये शौक़ होना चाहिए, या अगर करियर होना चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारियों के साथ आना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। वही मसला है कि साहब
दाखला आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। डेली प्रूव करना है आपको। आज जो परफॉर्मेंस आपने दी है, मैं माफी चाहूंगा, आज जो परफॉर्मेंस दी है, कल जब आपने यही परफॉर्मेंस देनी है, या तो अच्छी होगी या उससे कम आएगी। मतलब डेली आपको प्रूव करना है कि मैं अच्छा एक्टर हूं या मैं अच्छा डायरेक्टर। बहुत मेहनत का काम है, बहुत सीखना है आपको, बहुत पढ़ना लिखना है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना है। यही सवाल मैं आपसे भी रखना चाहूंगा कि क्या फिर मैं ये मानूं कि अगर सोच का ये दायरा है कि हम फिल्मों में जाना चाहते हैं, पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, या फिर हम इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना रहे हैं विथ अदर थिंग्स, जैसा अभी आपने कहा कि और चीज़ों के मुकाबले तो ये ज़्यादा अच्छा इस तरह का, क्या यही हमारा एक दायरा होगा? जैसे एक अजीज़ ने यही कहा कि मुझे अच्छा लगता है। एक चीज़ आप, मैं अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल आपको समझाता हूँ। जो जवान पीढ़ी है, हमारे जो नौजवान है, वो शाम का वक्त होता है 4 बजे से लेके 8 बजे का, जहाँ पे वो तय करते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या करना। 4 से 8 बजे का टाइम है जिसमें वो डिसाइड करता है कि मैंने किस तरफ का रुख करना है। और ड्रामे की रिहर्सल 4 से 8 ही होती है। जो बच्चा ड्रामे की रिहर्सल में आ जाता है वो बाकी चीज़ों से बच जाता है। मुझे कहने में कोई ये बहुत बढ़िया जानकारी है। ये मेरा अपना जो तजुर्बा है, ये बिल्कुल वही 4 बजे से लेकर 8 बजे का टाइम ऐसा होता है जहाँ पे ये पाँव डगमगाता है नौजवान जी। मुझे कहने में कोई इतराज़ नहीं कि नशे की तरफ भी जाने का यही टाइम है आपका। 4 बजे आपको डिसाइड करना होता है कि क्या करना है, कितने पार्टनर बनेंगे। ये इसमें कोई दो राय नहीं, ये एक बीमारी है। और इस बीमारी का इलाज, मुझे ये भी कहने में कोई इतराज़ नहीं कि थिएटर इसका बेहतरीन इलाज है। क्योंकि जब आप 4 बजे रिहर्सल वाली स्पेस में आ जाते हैं तो आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है वो आप बाहर छोड़ के आ जाते हैं, और तब आप वो जो 10 लोग बैठे हैं उनके साथ जुड़ गए हैं और डिस्कशंस हो रही हैं और ये वो, और इतनी डिस्कशन हो रही है कि आपका दिमाग कहता है आप घर चलिए। और 8 बजे आप गाड़ी दबाएंगे, गाड़ी पकड़ेंगे, सीधा घर जाएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे। ये एक फ़ायदा थिएटर का। निजी ज़िंदगी का जो आपने कहा, ठीक है। अब आप बात आ जाती है प्रोफेशनल एज ए कैरियर। तो कैरियर एज ए कैरियर बनाने के लिए आप क्या आप ये कहेंगे कि भाई मैं तो इसको एज ए कैरियर बनाऊंगा। अच्छा, एज ए कैरियर में आप क्या बनना चाहते हैं? एक्टर, डिज़ाइनर। अच्छा, डिज़ाइनर के शोबे में आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप सेट डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप क्या उसको कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। ये भी शोबे हैं, खाली वो एक्टिंग नहीं है। कई लोगों ने एज ए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नाम कमाया, एज ए आर्ट डायरेक्टर नाम कमाया है। तो उसमें भी पढ़ाई है, पढ़ाई हर जगह। तीसरी चीज़ ये है कि थिएटर वाला ही लिटरेचर से जुड़ा रहता है। कम से कम एक नाटक तो उसे कंप्लीट पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। हम अपने आर्टिस्टों, बच्चों को जब भी होता था कि तलफ़ुज़ कैसे सही किया जाए, तो हम उनसे यही कहते थे कि आकाशवाणी पे धीमी गति का समाचार आता है और वो धीमी गति का समाचार आप सुनिए, और वो धीमी गति का समाचार आपका तलफ़ुज़, आपका वो लफ्ज़ बिल्कुल सही कर देता। और कैरियर के तौर पे आप डिसाइड कीजिए, अगर आप बीए करने के बाद एक अमेच्योर ग्रुप के साथ काम करते करते आप एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, वहाँ से मास्टर करके आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। मुझे एक चीज़ तो ये समझ में आई, थिएटर की सबसे खूबसूरत बात ये है, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, करियर में कुछ भी बनना चाहते हो, अगर आप थिएटर से जुड़े हुए हैं तो नो डाउट आपका आउटपुट दूसरी चीज़ों में काफ़ी बढ़ जाता है। चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे आपका नॉलेज हो, चाहे लोगों को हैंडल करना हो, या एडमिनिस्ट्रेशन की जो हम बात कर रहे थे, इन सारी चीज़ों में आपको एक सलाहियत थिएटर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मुझे लगता है कि मेरे जो सवाल हैं उससे ज़्यादा इन लोगों के जहन में सवाल चल रहे होंगे, क्योंकि ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप एक एक करके अपना सवाल पूछें। पहले कौन सवाल पूछना चाहता है? हाय सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे बोला जाता है हमें कि डाउट नहीं होना चाहिए थिएटर में। अगर थिएटर में है और थिएटर कर रहे हैं हम कुछ टाइम के लिए, और डाउट है तुम्हारे दो नाव पर पैर रखने वाला, तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, थिएटर पे रहो। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं ऊपर से, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें आउटपुट मिल रहा है, ऑडियंस से मतलब
लोग तारीफ भी मिल रही है काम की कि काम अच्छा कर रहे हो, इसको कंटिन्यू रखो, लेकिन हमें पता है कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही इस चक्कर में। तो क्या होता है कि नौकरी शुरू कर देते हैं टेंशन में, बीपीओ में नौकरी कर ली, जिस वजह से थिएटर नहीं हो पा रहा अब। ऐसा बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट में हर साल आई गेस 25 से 30 लोग पास आउट निकलते हैं, उसमें से 2 लोग फिल्म में आते हैं, तो उस इंस्टीट्यूट का नाम हो जाता है कि इस इंस्टीट्यूट से पास होके ये कुछ लोग थे, ये वहाँ पहुँचे। बाकी जो बचे 20 लोग वो कहाँ हैं? वो कोई बैंक में जॉब कर रहा है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं ये पूछ रहा था कि अब ऐसा हम क्या प्रिपरेशन रखें, क्या रखें जो माइंड फोकस रहे इस चीज़ को लेकर कि हाँ मतलब ठीक है थोड़ा वक्त लग सकता है इस चीज़ में, लेकिन अगर क्लियर है सब कुछ, विजन क्लियर है, तो ये चीज़ होगी। सेल्फ अश्योरेंस मुझे लगता है कि वो बड़ा वो चीज़ कैसे, उसके लिए सीधी सी बात जो मैंने शुरू में कही है कि पहले आप अपने आप से ये सवाल कीजिए कि मैं थिएटर करने क्यों जा रहा हूँ। एक सवाल, पहला जवाब आपको मिल जाएगा, मैं थिएटर करने क्यों जा रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप पर माता पिता ने, माँ बाप ने एक इन्वेस्टमेंट की होती है, उसके बाद उनकी एक उम्मीद होती है तुम लोगों से, ठीक है ना। अब थिएटर में आप कहेंगे तो थिएटर में उतना नहीं है, फिर नौकरी करनी पड़ती, तो बेहतर नहीं है भाई कि अगर आप थिएटर में भी पैसा कमाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो थिएटर की नौकरी भी तो है, तो आप पढ़ाई कर लीजिए ना। आप बीए के बाद मास्टर डिग्री क्यों नहीं कर रहे हैं, मास्टर क्यों नहीं कर रहे हैं ड्रामे में, अब वो कीजिए। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सी स्कीम्स हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स हैं, 2 साल का स्कॉलरशिप आपको मिलता है, उसके बाद स्कॉलरशिप के बाद फेलोशिप हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप ये क्या, ये भी मैं इस बात से भी पूरा मुतफिक नहीं होता हूँ कि जी थिएटर में पैसा नहीं है। भाई घर जला के, एक बार घर जला के तमाशा देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, क्या 25 साल से घर जला के तमाशा देखता रहेगा आदमी? कोई कतई नहीं। मैं इनके सवाल में कुछ, सईद आलम साहब एक चीज़ को ऐड ऑन करना चाहता हूँ। सबके जहन में बैक ऑफ द माइंड ये चलता है जब भी वो थिएटर के लिए जाते हैं कि क्या हम कोई बैकअप प्लान भी तैयार करके रखें, या ओवरऑल जो भी थिएटर में जा रहा है वो ये सोचकर चले कि मुझे थिएटर में, जैसा पहले सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन अगर मैं वहाँ नहीं पहुँच रहा हूँ या बहुत टफ दिखाई दे रहा है तब मैं क्या करूँगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि आपको इसे शौकिया तौर पे शुरू करना चाहिए। मुश्ताक भाई बता रहे थे कि वो वक्त तो 4 से 8, 6 से 8, 5 से 8 वाला होता है। थिएटर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सुबह उठिए आप 8 बजे से और रात 12 बजे तक करते रहिए। आप थिएटर को शौकिया शुरू कीजिए। शौकिया शुरू करने के बाद आपको 6 महीने, 1 साल में सही तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, अपना अक्स दिख जाएगा। हाँ, अब आप कोशिश कीजिए कि भाई ये मैं शौकिया करता रहूं या इसे प्रोफेशन के तौर पे अपना लूं। ठीक है, ये आपको 1 साल के अंदर अंदर ये तस्वीर जो है आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि साहब इसे शौकिया किया जाए या इसे प्रोफेशन के तौर पे अपनाया जाए। अब आप अगर इसे प्रोफेशन के तौर पे अपनाना चाहते हैं तो आप अपने को 2 साल का वक्त या 1.5 साल का वक्त या 1 साल का वक्त और दें, क्योंकि ये वो वक्त होता है जो आपके वालिदैन भी आपको देने को तैयार हैं कि साहब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते, ग्रेजुएशन करते, इंजीनियरिंग करते, मेडिकल करते, कुछ वो 5 साल का अरसा तो आपके पास है अगर आप नौजवान हैं। उस 3 साल में आप ये देखिए कि साहब 2 साल में बल्कि कि क्या क्या तरीक़े होते हैं जिससे मैं ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियली सक्सेसफुल थिएटर कर सकता हूँ, और आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं एक गज़ल लिखता हूँ, एक कहानी लिखता हूँ, एक किताब छपवाता हूँ, उसका 200 रुपये में बेचना मुश्किल हो जाता है मुझे। मैं एक अदद प्ले करता हूँ, लोग 500 रुपये का टिकट आके लेके देख लेते हैं और 2 घंटे के बाद वो कुछ नहीं वापस लेके जाते। अगर मैं 200 रुपये की एक किताब खरीदता हूँ, ताहयात मेरे साथ रहती है वो। तो थिएटर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उस तरफ आपको जहन भी बनाना होगा। यानी कि मैं अगर क्रिकेटर हूँ तो मेरा काम ये थोड़ी कि मुझे सिर्फ रोज़ 50 मारना है, मुझे किस टीम से खेलना है, कैसे खेलना है, कैसे उस मुकाम पे पहुंचना है। मैं अगर एक्टर हूं तो मुझे किस ग्रुप को ज्वाइन करना है, या अपना ग्रुप बनाना है, या मुझे एक अदद प्ले करना है, प्ले किस किस्म का किया जाए जिसमें ऑडियंस बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले, कैसे ऑडियंसेस को लाया जाए, है ना, इस तरीके की चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए।
तो आपको थिएटर में सारे पहलुओं को थिएटर, एक्टिंग, प्रोडक्शन, एक हद तक डिजाइनिंग, एक हद तक डायरेक्शन, डिजाइनिंग, मेकअप। हम क्योंकि गरीब थे तो हम अपना मेकअप खुद ही करते थे, तो हम मेकअप करना सीख गए। ठीक है साहब। तो अगर आप किसी भी शोबे में अगर आप तैयारी ऑर्गेनाइज तरीके से करें तो आप कामयाब होंगे। थिएटर में भी आपको ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करनी होगी। शुरू में ये सोचना होगा कि ये है, और अगर नहीं है तो मेरे पास दूसरे करियर हैं। हाँ, मैं शाम को थिएटर करता रहूँगा। थिएटर पर बातचीत करना हो तो उसको एक एपिसोड में समेट पाना नामुमकिन है, तो हम इस पर और आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आज आपसे विदा लेने का वक्त हो रहा है। नाजरीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसा मुश्ताक काक साहब ने शुरुआत में कहा था कि कभी भांड कहा जाता था और ये कहा जाता था किस काम में लग गए हो, आज ये करियर ऐसा दिखाई पड़ता है जिसमें शोहरत की कोई सीमा नहीं है, तो साथ ही साथ में उसके लिए जैसा अभी आपने फरमाया कि उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। तो किस तरह से मेंटल टफनेस को बनाए रखें, इस पर हम अगले हफ्ते भी बातचीत करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।